Yes, good afternoon, 8th class students. In the last lecture, we have completed first step of crop protection. How to protect crop. Crop को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स से, वीड्स से. सो फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को कैसे रिमूव किया जाता है. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. अब हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन का सेकेंड स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस. पेस्ट और डिसीजेस से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम अपनी क्रॉप को. पेस्ट, फर्स्टली पेस्ट होते क्या हैं. पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म है दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स, जो कि क्या करते हैं हमारी क्रॉप्स पर अटैक करते हैं और फिर उसे ख़राब कर देते हैं. जैसे दे में भी रोडेंट, ये कोई भी रोडेंट हो सकते हैं. जैसे कि रैट होता है, ये क्या करेगा हमारी फसल जैसे कुचल देगा या उसे ख़राब ही कर रहा है ना. इंसेक्ट्स हैं, इनमें इंसेक्ट्स की कोई भी कैटेगरी आ सकती है. लॉबस्टर्स, वेवल्स, टर्माइट्स, ये कुछ कैटेगरीज दे दी हैं. एंड मैनी मोर. इनके अलावा भी बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स पर अटैक कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं. दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड. अब आपको पेस्ट को मारना है तो क्या यूज़ करना होगा, पेस्ट को कंट्रोल करना है ना. सो यू हैव टू यूज़ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को मारने के लिए, उनकी एक्टिविटी को कम करने के लिए यूज़ किए जाए. पेस्टिसाइड किल द पेस्ट. ये क्या करते हैं, पेस्ट को किल कर देते हैं, मार देते हैं. एंड देयर एग्स विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स. और इनके एग को भी मार देते हैं, मतलब इनके बच्चों को भी. बिकॉज अगर वो बेबी ममा थी तो उनके आगे प्रोडक्शन हो सकते थे ना, तो वो पेस्ट को मार रहे हैं और उनके एग्स को मार देते हैं विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स, बिना क्रॉप को डैमेज किए. आपको पिक्चर में कुछ इंसेक्ट्स दिखाई भी हुए हैं जो आपको एग्जांपल दिए थे कि ये इस टाइप के इंसेक्ट्स हैं. दीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, रोडेंटिसाइड्स आते हैं, जो कि रोडेंटिसाइड्स यानी रोडेंट को किल करने वाले. पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने वाले. पेस्ट क्या हो सकते हैं, या तो रोडेंट होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं. रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स को मारेंगे, जैसे रैट है. इंसेक्टिसाइड जो कि इंसेक्ट्स को मारेंगे. दे मस्ट बी सेपरेट मैन्युअली. इन्हें स्प्रे करना चाहिए मैन्युअली. मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से, बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स. खुद हैंड मतलब इसमें मैन्युअली क्या होता है, जब हम लोग खुद लेबर करते हैं तो बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा. और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, या फिर जो धीरे छोटे लेवल पर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जो नीचे नीचे लेवल तक ही उड़ते हो, फ्लाई करते हो. इफ़ फील्ड्स आर लार्ज, अगर फील्ड ज़्यादा बड़े हैं तब हम एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ आप लोगों को हैंड ऑपरेटेड मशीन्स का यूज़ करना होगा. सम कॉमन इंसेक्टिसाइड, कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड है जैसे BHC, कॉमनली कॉल्ड. इसका नॉर्मली हम लोग इंसेक्टिसाइड को इसको नेम देते हैं गैमेक्सेन, मैलेथियोन एंड डायस्टोन. ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स के नेम हैं, केमिकल्स के नेम हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं. साइंस एंड लाइफ, आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से रिलेटेड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, छिड़क स्प्रे कर रहे हैं. ये क्या करेगा, पेस्ट को मार देगा, लेकिन इसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं. उन्होंने क्या किया, पेस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसे मार रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं. इसीलिए हम लोग जब इन क्रॉप्स पर उगने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं, सो वी शुड वॉश देम बिफोर यूज़ करने से पहले हमें उन्हें ज़रूर वॉश करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के गए थे, इंसेक्टिसाइड, इतने टाइप के हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं. वी शुड वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ट्रोली अच्छे से वॉश करना चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग देम, उन्हें खाने से पहले. बिकॉज दे हैव अ कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स की क्लियर अभी भी चढ़ी रह जाती है. दैट मे बी हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. इट मे कॉज वेरियस हार्मफुल डिसीजेज, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिसीजेज हो सकती है. द मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आज की जो एग्रीकल्चर हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एक्चुअल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यूज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स. इनमें आजकल तो हम बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे हैं. दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, जो कि ह्यूमन्स के लिए और बाकी एनिमल्स के लिए काफ़ी डेंजरस है. दीज पेस्टिसाइड यूजली गेट मिक्सड विद द सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि ये पेस्टिसाइड क्या हो जाते हैं, जब आपने स्प्रे किया इन्हें, ये सॉइल के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, गेट डिज़ोल्व इन द सॉइल वाटर, और हमने सॉइल को वाटर दिया था, ये उस वाटर में भी मिक्स हो जाते हैं. एंड आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, क्योंकि वाटर अब कौन एब्जॉर्ब करेगा,
प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो वाटर के अंदर कौन मिक्स हो चुके हैं, ये पेस्टिसाइड, ये हार्मफुल केमिकल्स, ये भी पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट्स इन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। व्हेन वी कंज्यूम प्लांट्स, और जब हम इन फ्रूट्स को खा रहे हैं, लीव्स को खा रहे हैं, सीड्स को खा रहे हैं, एक्सेट्रा ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के किसी भी पार्ट को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, द पेस्टिसाइड एंटर अवर बॉडीज़, तो ये पेस्टिसाइड क्योंकि प्लांट में थे हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड कॉज डिसीजेस, जिसकी वजह से ये क्या होगा, डिसीज़ का कारण बनेगा, डिसीजेस हो सकते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, we have completed 5 step of crop production. Now here is the sixth step, that is harvesting. Harvesting means कटाई करना. It usually take 3 to 4 months, लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं for a cereal crop, एक अनाज की फसल को to mature होने के लिए, उगने के लिए. The process of cutting and gathering of crop, वो प्रोसेस जिसमें हम काटते हैं, इकट्ठा करते हैं क्रॉप को आफ्टर इट्स मैच्योरेशन, उसके पक जाने के बाद, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कटाई करना, हार्वेस्टिंग. वंस अ क्रॉप मैच्योर, जैसे ही एक बार एक क्रॉप मैच्योर हो जाती है, इट इज़ हार्वेस्टेड, इसे काट दिया जाता है. कट एंड गैदर, काटते हैं और इकट्ठा करते हैं, दैट मीन्स हार्वेस्ट कर देते हैं. इन हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, इन्हें क्या किया जाता है, पुल करते हो, बाहर निकालते हो, और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड के पास से कट कर दिया जाता है, यानी आपने उखाड़ दिया. डू यू नो, क्या आपको पता है, हार्वेस्ट टाइम इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है कटाई का टाइम, एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज़ के लिए. द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लोडेड विद ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय. जब उनके हरे भरे खेत, जो मतलब सरसों के खेत जैसे कहा जाता है ना, सुनहरे खेत, गोल्डन फील्ड्स क्या है, वो सुनहरे खेत देखने वाला जो दृश्य है, जिसमें क्या है, बहुत सारा अनाज उगा हुआ है, उससे फार्मर्स के दिल खुशी से भर जाते हैं, एंड द सेंस ऑफ प्रोस्पैरिटी, और बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं. द फार्मर सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग, वो लोग ट्रेडिशनल गाना भी गाते हैं, टू एक्सप्रेस देयर जॉय, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड प्लेजर फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क, और काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला है, प्रोडक्ट मिला है, एंड द लेबर, उनकी मेहनत का जो उन्होंने हार्ड वर्क किया. स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, कुछ फेस्टिवल भी बनाए गए हैं कटाई से रिलेटेड सीजन से, जैसे पोंगल, बैसाखी तो हम लोगों के यहाँ मनाए जाते हैं. क्या होता है, ये अप्रैल में मनाया जाता है जब गेहूँ कटती है. होली, नवन्या, बिहू, ये अलग अलग स्टेट के फेस्टिवल्स हैं. हरियाणा में बैसाखी ज़्यादा बनती है, पंजाब साइड. तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड होते हैं, कटाई से रिलेटेड हैं. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल, या तो हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में कैसे होगा, मैन्युअली, हम लोग हाथों का यूज़ करके एक एक करके काटें, सिकल का यूज़ करके, ये रहा सिकल, और बाय मशीन, या फिर मशीन का यूज़ कर सकते हैं जिसे हार्वेस्टर कहा जाएगा, क्योंकि कटाई करने के काम आ रहा है, हार्वेस्टर नेम दिया. आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, एक बारी क्रॉप काट गई, हार्वेस्ट हो गई, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, तो क्या किया जाएगा, आपने देखे हो तो गेहूँ इस तरीके के आपको पूरा ये मिला, इसके अंदर से क्या करेंगे, गेहूँ के दाने निकालेंगे. तो वो कैसे निकाला जाता है, इसे नीचे झड़का जाता है, और बाकी जो ये घास फूस है इसे बोलते हैं शेफ. सो ग्रेन्स को, इनके जो दाने हैं, अनाज के दानों को अलग किया जाता है शेफ से. ये जो घास फूस है, बायो प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस है जिसका नेम है थ्रेशिंग, जिससे इसे पटक कर किया जाता है. मतलब आप इसे झड़का देते हो इस तरीके से नीचे, तो क्या हो जाते हैं, दाने अलग अलग हो जाते हैं, और आपके हाथ पे रह जाएगी वो घास फूस शेफ पीछे. दिस कैन बी डन मैन्युअली, या तो हम हाथों से, जैसे हम कर रहे हैं इस तरीके से, ये लोग करके दिखा रहे हैं, बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप, इस क्रॉप को नीचे की ओर स्ट्राइक करके अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, किसी सख्त सरफेस के साथ, और बाय मेकिंग फार्म एनिमल्स ट्रिपल द क्रॉप, या फिर एनिमल्स की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, इसको रिमूव करने का, वो इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से ये अलग हो जाएगा. अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर, इस प्रोसेस का नेम क्या था, थ्रेशिंग. जो ये रिमूव किया हमने ग्रेन्स को शेफ में से, एक मशीन आती है थ्रेशर, वो क्या काम करेगी, ऑफकोर्स थ्रेशिंग का काम करेगी. ऑल्सो यूज फॉर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के लिए यूज़ की जाती है. इन लार्ज फार्म्स, अगर ज़्यादा बड़ी जगह है, अ मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज, कंबाइन नाम की मशीन यूज़ की जाती है, जो कि 2 काम करती है. कंबाइन
नेम से ही क्लियर है, कंबाइन कम्बिनेशन है। अ कंबाइन मशीन परफॉर्म अ ड्यूअल जॉब, ये टू वर्क करती है, दोनों का काम करती है। एज अ हार्वेस्टर, कटाई भी कर रही है, एंड अ थ्रेशर, और उसी टाइम ये ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग करने का भी वर्क कर रही है, तो दोनों काम एक साथ चल जाते हैं। तो ये कंबाइन आपको दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से कटाई भी करता जा रहा है, साथ ही साथ इसकी अनाज के दाने अलग हो जाएंगे और जो शेफ है वो अलग होता जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ रहा। द ग्रेन सेपरेटेड बाय अबव मेथड, जो ग्रेन्स आपने ऊपर वाले मेथड से अलग किए, नीड टू बी विनोड। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें छानना एक तरीके से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कूलर या पंखा, कोई भी हवा वाली चीज़ चलाकर ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स यहाँ डाले, ये क्या होगी, भारी चीज़ नीचे जाएगी, जबकि जो हल्की चीज़ होती है हवा की वजह से वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो आपकी घास फूस थे, हस्क जिसे कहा जाता है, ये अलग हो जाएगा, और जो मेन आपकी क्रॉप थी वो यहाँ आ जाएगी, ग्रेन्स। विनोइंग हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन, ये विनोइंग प्रोसेस हेल्प करता है ग्रेन्स को अलग करने से। किससे अलग करना है, हस्क से। सो ये दिखा रखा है आपको, मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क, इसके अंदर क्या ग्रेन्स भी और हस्क भी है। जब ये इस तरीके से करेगा, विनोइंग बास्केट ले ली इसने जिसके अंदर ग्रेन्स भी हैं और हस्क भी है। जो हल्की चीज़ है वो हवा की वजह से साइड में चली जाएगी, भारी चीज़ बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगी, तो ग्रेन्स यहाँ आ जाते हैं, जबकि हस्क उड़कर साइड में चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से अलग किया जाता है। नेक्स्ट जो है, द सीड बीइंग्स हैवियर, जो सीड्स क्योंकि वो हैवी थे जिसकी वजह से फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे नीचे की ओर सीधे आते हैं। वाइल द लाइट हस, जबकि हल्के जो घास फूस एंड है आर ब्लोन अ लिटल फार्दर, वो थोड़ी दूर की ओर उड़ जाते हैं बाय द विंड, हवा की वजह से। विनोइंग इज़ ऑल्सो डन बाय अ विनोइंग मशीन, विनोइंग को हम एक विनोइंग मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कि यही काम करेगी कि हल्की चीज़ को अलग और भारी चीज़ को अलग, तो हस्क अलग हो जाएंगे और आपके ग्रेन जो है वो अलग हो जाएंगे। लास्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दैट इज़ स्टोरेज, हमने कटाई कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, अब लास्ट स्टेप है हमारा स्टोर करना। प्रॉपर स्टोरेज करने की नीड क्या है, फर्स्टली तो ऐसा तो है नहीं हम एक ही फसल को पूरा टाइम उगाते रहेंगे। अब आपने एक ही टाइम में बहुत सारी फसल उगा ली, हम एक के साथ तो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गेहूँ एक बार ही आपने अप्रैल में उगा ली, काट ली, उसके बाद क्या है, हमें पूरे साल के लिए उसे स्टोर करके रखना है ना, क्योंकि अब तो नेक्स्ट सीज़न में दोबारा ग्रो कर सकेंगे, तो इसीलिए हमें पूरा साल उसका यूज़ करना है। हम एक के टाइम में उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना है, उसको स्टोर करना है। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज के दानों का इस नेसेसरी ज़रूरी है टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड प्रोडक्ट, ताकि हमें रेगुलरली फूड प्रोडक्ट की सप्लाई मिलती रहे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। एज प्रॉपर स्टोरेज प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स, क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज बचा कर रखता है फूड ग्रेन्स को, अनाज को, एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पेस्ट से भी, रोडेंट से भी, और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, फंगस, वायरस, इन सब से बचा कर रखने का काम करता है। अगर हम प्रॉपरली स्टोर करें तो खाना बच जाएगा। ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज, लेकिन अगर स्टोरेज इम्प्रॉपर है, हम अच्छे तरीके से स्टोर नहीं कर रहे, मोर देन 10% ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस इज स्पॉइल्ड इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम अच्छा नहीं है, स्टोरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स इम्प्रॉपर है, इसीलिए हम जितना क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें से 10% तो हमारा वेस्ट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर कंटेंट, जो कटाई वाला जो भी आपने क्रॉप ग्रेन्स निकाले हैं ना, उसके अंदर क्योंकि वो जस्ट अभी कटाई की गया है, उसके अंदर काफ़ी नमी होती है। सो बिफोर स्टोरिंग दैम, इसीलिए उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, उन्हें पहले हमें सन में सुखाना चाहिए टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, ताकि उसकी नमी मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके ऑन अ कमर्शियल स्केल। लेकिन अगर बिजनेस लेवल पर बहुत बड़ा लेवल आपने बहुत ज़्यादा ही क्रॉप उगा रखी है, ज़्यादा बड़ा है लेवल पर, मैकेनिकल ड्रायर्स विद हॉट ब्लोइंग एयर्स आर यूज, तो मैकेनिकल ड्रायर्स का यूज़ करते हैं जो कि गर्म हवा रिलीज़ करते हैं। अब उस टाइम पर तो हम सन की रेडिएशंस, इतना सारा माल बाहर सन में रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा जिसकी वजह से इंसेक्ट्स कम अटैक करेंगे, पेस्ट कम अटैक करेंगे, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी कम अटैक करेंगे। साइंस अपडेट, संदेश पाठक इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है दैट यूज TTS, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, जहां आप टाइप करते हो और वो स्पीच में आवाज़ सुनाई देती है।
इट टेक्स अ रिसीव्ड SMS कंटेनिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एडवाइस टू सॉल्व फार्मिंग प्रॉब्लम्स। ये क्या करती है, SMS रिलेटेड मतलब आपको कुछ भी एडवाइस देती है। आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको एडवाइस देगी, जैसे कैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, वीड को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिमूव करना है, वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया है एज इनपुट। आप इससे रिलेटेड कुछ भी एडवाइस मांग सकते हैं। रीड द SMS लाउडली टू हेल्प द इलिटरेट पर्सन। वो क्या करेगा, इस मैसेज को रीड करके बता देगा ताकि जो इलिटरेट फार्मर्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी ना आए पढ़ने में। सो हु मे हैव डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, जिन्हें रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती थी वो उन टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके सुना देता है। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड। अब जो ये आपने सुखा दिए फूड ग्रेन्स को, इन्हें अब स्टोर किया जाएगा सूटेबल स्टोरेज कंटेनर्स में, कंटेनर्स में रख दिया जाएगा ऑन अ स्मॉल स्केल। अगर कम है फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग, तो आप इन्हें जूट बैग्स में स्टोर करके रख सकते हो या फिर मेटालिक बीन्स में स्टोर करके रख सकते हो। ये आलेज होता है पाथवे, यानी कि रास्ता, जो बीच में आपको रास्ते भी तो बनाने पड़ेंगे ना, ताकि आपको कभी कुछ निकालना हो। अगर एक ही दम आप बिल्कुल झुंड बना दोगे तो एक निकालोगे तो सारे गिरने के चांसेस होते हैं। सो ये ग्रेन्स जो है गनी बैग्स, जूट बैग्स में स्टोर कर सकते हैं। ये पाथवेज है, बीच में रास्ता छोड़ा जाता है, जिन्हें आलेज भी कहा जाता है। ये सिलोज बनाए हुए हैं जो कि सिलेंड्रिकल टैंक है, काफ़ी बड़े बड़े, इसके अंदर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। ऑन अ कमर्शियल लेवल, अगर बड़े लेवल की बात होती है तो फूड ग्रेन्स को हम गनी बैग्स में स्टोर कर सकते हैं या सिलोस में, जो भी सिलेंड्रिकल टैंक दिखाएं उसमें कर सकते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। फूड जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको अलग से स्टोर रूम, आप लोगों ने सुना होगा, जो सब्जी वाले होते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, ऐसा तो है नहीं हर मतलब वो रोज़ ही ताज़ी लेके आ रहे हैं। सो क्या होता है, काफ़ी दिन तक खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज जैसे स्टोर रूम कहा जाता है, वहाँ पर स्टोर रहता है, जहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, ये लो टेम्परेचर क्या करता है, इस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, यानी वो एक्शन भी नहीं करेंगे अगर है ही नहीं तो। इट ऑल्सो स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो एंजाइम्स है वो भी अब एक्शन करना बंद कर देंगे एंड प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, और इसलिए खाना खराब नहीं होगा। द कोल्ड स्टोरेजेस आर यूज टू स्टोर क्रॉप प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोल्ड स्टोरेज काफ़ी टाइम तक क्रॉप को बचा के रख सकते हैं। रिड्यूस लॉस एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से खाने का लॉस नहीं होगा, ख़राब नहीं होंगे और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मेंटेन रहेगी। द गनी बैग्स फिल्ड विद द ड्राइड फूड ग्रेन्स, जो गनी बैग्स में आपने सूखा अनाज डाला है, आर स्टैक्ड इन अ लार्ज ग्रेनरी, इसको पैक किया जाता है, गोडाउन में रखा जाता है। पाथवेज जिन्हें एलिलीज कहा आर प्रोवाइडेड बिटवीन द स्टैक्स, ये जो आपने एक के ऊपर एक रख दिए थे, इनके बीच में रास्ता रखा जाता है। ग्रेन फील्ड बैग्स फॉर पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ताकि आप कंटिन्यूसली मतलब एक इंटरवल के बाद इंस्पेक्शन कर सको न, देख सको उन्हें। स्प्रेइंग एंड फ्यूमिगेशन, आप उनके ऊपर स्प्रे करना चाहो कुछ एंजाइम से बचाने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट, ये ट्रीटमेंट पेस्ट से बचाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करेगा। द सिलोज, जो बिग सिलेंड्रिकल टैंक दिखाए हैं, आर ये काफ़ी बड़े बड़े और टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड आइटम्स, ये अलग अलग फूड आइटम को स्टोर करते हैं अलग अलग लेवल पे। ईच लेवल हैज़ एन ओपनिंग, हर एक लेवल की अपनी ओपनिंग होती है। थ्रू विच ग्रेन्स कैन बी फुल्ड, कि जहाँ से हम इन्हें फिल कर सकते हैं। हर एक लेवल की अपनी ओपनिंग है जहाँ से हम ओपन कर सकते हैं और ग्रेन जो है वो बाहर आ जाएगा। व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। सो यस, आपका होमवर्क रहेगा दैट यू हैव टू लर्न शॉर्ट आंसर टाइप 1 एंड शॉर्ट आंसर टाइप 2 टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप 2. Okay, thank you and have a nice day, students.